द डीप डाइव के इस नए घराने विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो किसी भी आर्थिक विकास को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2026 के अध्याय 1 पर चर्चा करेंगे। चलिए मैं आपसे एक जनरल ऑब्जर्वेशन शेयर करता हूँ। मध्य प्रदेश को हम हमेशा गेहूं और सोयाबीन के खेत के रूप में सोचते हैं, राइट? लेकिन डेटा कहता है कि सबसे तेज ग्रोथ फार्मिंग में नहीं बल्कि मछली पालन में हो रही है। हाँ, और ये सच में बहुत सरप्राइजिंग है। और दूसरी तरफ एक एवरेज नागरिक की रियल इनकम पिछले कुछ सालों में लगभग दोगुनी हो गई है। तो चलिए सबसे पहले उस बड़ी तस्वीर पर आते हैं, जीएसडीपी यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर। इसको राज्य की एक तरह से मार्कशीट समझ लीजिए। बिल्कुल, मार्कशीट ही है ये। तो 2025-26 के एडवांस्ड एस्टिमेट्स के हिसाब से प्रचलित भाव यानी करंट प्राइसेस पर यह आंकड़ा 16,69,750 करोड़ रुपए हैं, जो लगभग 11.14% की ग्रोथ दिखाता है। देखने में तो ये बहुत बड़ा लगता है। हाँ, 16 लाख करोड़ एक मैसिव नंबर जरूर है, लेकिन यहाँ हमें थोड़ा डेप्थ में जाना होगा। एक एनालिस्ट के तौर पर मैं इस 11.14% को फेस वैल्यू पर नहीं ले सकती। इसमें दो कॉन्सेप्ट्स आते हैं, प्रचलित भाव और स्थिर भाव, यानी करंट वर्सेस कांस्टेंट प्राइसेस, राइट? एग्जैक्टली। देखिए, करंट प्राइसेस में आज की महंगाई यानी इन्फ्लेशन का असर जुड़ा होता है। अगर बाजार में चीजों के दाम बढ़ गए तो टोटल वैल्यू भी बढ़ी हुई दिखेगी, भले ही आपसे एक्चुअल प्रोडक्शन उतना ही किया हो। समझ गया। तो असली कहानी कहाँ है? असली कहानी स्थिर भाव में है, कांस्टेंट प्राइसेस में, जिसके लिए 2011-12 को बेस ईयर माना गया है। अगर हम इन्फ्लेशन का फिल्टर हटा दें तो आंकड़े बताते हैं कि रियल ग्रोथ एक्चुअली 8.04% है। अच्छा, तो ये 8.04% वो एक्चुअल ठोस तरक्की है जो जमीन पर हुई है। 11 और 8% के बीच का जो फर्क है वो बस महंगाई का इल्यूजन है। सही पकड़ा आपने। और ये 8.04% की रियल ग्रोथ एक बहुत हेल्दी साइन है आर्थिक रूप से। बिल्कुल। अब इस मार्कशीट को थोड़ा आम इंसान की लाइफ से जोड़ते हैं। जीएसडीपी तो चलिए पूरे स्टेट की वेल्थ हो गई, लेकिन पर कैपिटा इनकम का क्या? अगर इस पूरी दौलत को आबादी में बांट दें तो हर एक के हाथ में क्या आएगा? ये बहुत इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट है। 2011-12 में जो बेस ईयर है, उस वक्त एमपी में पर कैपिटा इनकम सिर्फ 38,497 रुपए थी। और अब 2025-26 के एस्टिमेट्स बता रहे हैं कि करंट प्राइसेस पर ये 1,69,050 रुपए हो गई है। 1,69,000? ये तो मतलब सीधे तौर पर एक बहुत बड़ी छलांग लग रही है। लेकिन जैसा आपने अभी समझाया, इसमें तो महंगाई भी शामिल होगी ना? हाँ, और यहाँ पर आती है परचेजिंग पावर यानी क्रय शक्ति की बात। अगर हम इस 1,69,000 में से इन्फ्लेशन को माइनस कर दे, स्थिर भाव पर देखें, तो ये इनकम आती है 76,971 रुपए। ओके, तो 38,000 से लगभग 76,000। एग्जैक्टली। सो व्हाट? इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि महंगाई को पूरी तरह एडजस्ट करने के बाद भी एक आम नागरिक की रियल परचेजिंग पावर पिछले 14 सालों में दोगुनी हो चुकी है। दोगुनी हो जाना मतलब लोग अब सिर्फ बेसिक नीड्स पर ही नहीं बल्कि गाड़ी, अच्छी एजुकेशन या हेल्थ केयर पे भी खर्च कर पा रहे हैं। बिल्कुल, और जब लोग खर्च करते हैं तो इकोनॉमी का पहिया और तेज घूमता है। सही कहा। अब इस पैसे का सोर्स क्या है, ये समझने के लिए हमें जीएसडीपी से एक कदम आगे जीएसवीए ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड की तरफ जाना होगा। सिंपली पुट, जीएसवीए हमें ये बताता है कि इकोनॉमी के जो अलग अलग इंजन्स हैं ना, जैसे खेती, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, उनमें से कौन कितना वैल्यू पैदा कर रहा है। तो जीएसवीए से जब हम राज्य का ढांचा देखते हैं तो सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चरल शिफ्ट नजर आता है। ये स्ट्रक्चरल शिफ्ट इस प्योर सर्वे का सबसे डीप पॉइंट है। अगर हम इसे थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो 2011-12 में सेकेंडरी सेक्टर, जिसमें प्राइमरीली इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग आते हैं, उसकी हिस्सेदारी लगभग 40.28% थी। ओके। लेकिन अब 2025-26 में ये घटकर सिर्फ 19.79% रह गई है। एक मिनट, 40% से सीधा 19%? ये तो ऐसी पिक्चर पेंट कर रहा है जैसे राज्य में फैक्ट्रीज बंद हो गई हों या कोई बड़ा इंडस्ट्रियल कोलैप्स हो गया हो। क्या सच में ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, जमीनी हकीकत इसके एकदम उलट है। यहाँ हमें रिलेटिव वर्सेस एब्सोल्यूट ग्रोथ समझना पड़ेगा। इकोनॉमी का जो टोटल केक है वो इतना बड़ा हो गया है कि उसमें सेकेंडरी सेक्टर का स्लाइस परसेंटेज वाइज छोटा दिख रहा है। अच्छा। एक्चुअल प्रोडक्शन कम नहीं हुआ है। असली वजह यह है कि टर्शरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर ने एक मैसिव जंप ली है।
सर्विसेज इतनी तेज बढ़ी हैं कि अब इकोनॉमी में उनका कंट्रीब्यूशन लगभग 37 से 39% हो गया है। मतलब इंडस्ट्रीज सिकुड़ नहीं रही हैं, बस सर्विसेज इतनी तेजी से एक्सपैंड हुई हैं कि बाकी सब परसेंटेज में छोटा लग रहा है। एग्जैक्टली ये एक बहुत ही क्लासिक डेवलपमेंट ट्रैजेक्टरी होती है, खेती से इंडस्ट्री और इंडस्ट्री से सर्विसेज की तरफ बढ़ना। वाह। तो अब उस सेक्टर की बात करते हैं जिसे हम एमपी की रीढ़ की हड्डी मानते हैं, प्राइमरी सेक्टर। डेटा कहता है कि आज भी जीएसपीए में प्राइमरी सेक्टर लगभग 40.91% होल्ड करता है। पर यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है, और सच में हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग, जो ट्रेडिशनल फसलें हैं जैसे गेहूं या धान, उनका शेयर 31.44 से गिरकर 30.17% हो गया है। और अगर स्थिर भाव पर उनकी रियल ग्रोथ देखें तो वो सिर्फ 0.57% है। ये तो ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है। हाँ, और ये फसलों की ग्रोथ का 0.57% पर आना एक बड़ा इकोनॉमिक सिग्नल है। इसे इकोनॉमिक्स में प्लेटो कहते हैं। जब आप पहले से ही इतना बम्पर प्रोडक्शन कर रहे हो तो हर साल उसी रेट से ग्रो करना जमीन और मौसम के लिमिटेशंस के कारण नामुमकिन सा हो जाता है। राइट, एक लिमिट तो आएगी ही। बिल्कुल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गांव की इकोनॉमी रुक गई है। डेटा थोड़ा और करीब से देखें तो समझ आता है कि किसान अपनी स्ट्रैटेजी बदल रहे हैं। वो अब एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं। और डेटा इस बात को फुली बैक करता है। जैसे लाइव स्टॉक यानी पशुधन ने स्थिर भाव पर 10.81% की ग्रोथ रजिस्टर की है। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज, जहां मैं शुरू में भी रुका था, मछली पालन, फिशिंग एंड एक्वाकल्चर। हाँ, स्थिर भाव पर यह सेक्टर 12.27% और करंट प्राइसेस पर 15.81% की स्पीड से भाग रहा है। ये स्टेट में किसी भी सेक्टर की सबसे हाईएस्ट ग्रोथ है। मुझे समझ नहीं आ रहा, एक ऐसा स्टेट जिसका कोई समुंदर से लेना देना नहीं है, वहां मछली पालन सबसे बड़ा ग्रोथ इंजन कैसे बन गया? ये सच में फैसिनेटिंग है। लैंडलॉक्ड होने का मतलब ये नहीं कि पानी नहीं है। नर्मदा, चंबल, बेतवा जैसी नदियां हैं, डैम्स हैं। लेकिन इसका कोर रीजन प्योरली इकोनॉमिक है। कैसे? देखिए, ट्रेडिशनल खेती आपको साल में सिर्फ 2 बार कैश देती है, रबी और खरीफ की फसल के टाइम। किसान को 6 महीने वेट करना पड़ता है। पर डेयरी या फिशिंग ऐसे काम हैं जो डेली या वीकली कैश फ्लो देते हैं। ओ, कंटिन्यूअस कैश फ्लो। बिल्कुल। मार्केट में उनकी डिमांड लगातार बढ़ रही है, मार्जिन अच्छा है, तो गांव में एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट हो रहा है। अब किसान सिर्फ फार्मिंग नहीं कर रहा, वो एग्री बिजनेस चला रहा है। ये डेली कैश फ्लो वाली बात बहुत मेक सेंस करती है। हाथ में रेगुलर पैसा होगा तो खर्च करने का पैटर्न भी बदलेगा। चलिए अब इस डायनामिक प्राइमरी सेक्टर से निकलकर सेकेंडरी और ट्रेशरी की तरफ चलते हैं। हमने सेकेंडरी सेक्टर की बात तो की थी कि ओवरऑल शेयर कम हुआ है, लेकिन इसके अंडर के सब सेक्टर्स बहुत सॉलिड परफॉर्म कर रहे हैं। स्थिर भाव पर इनकी रियल ग्रोथ 9.22% है। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है 4.80% से, इलेक्ट्रिसिटी और गैस 8.38% से। पर जो सबसे ऊपर निकल कर आया है वो है कंस्ट्रक्शन, 8.45% ग्रोथ के साथ। कंस्ट्रक्शन में 8.45% की ग्रोथ एक बहुत तगड़ा मल्टीप्लायर इफेक्ट लाती है इकोनॉमी में। मल्टीप्लायर इफेक्ट? हाँ, देखिए, क्या देख बेगलिंग या हाईवे बनता है तो सिर्फ सीमेंट और सरिया नहीं बिकता। ट्रांसपोर्ट, पेंट, लॉजिस्टिक्स, सब कुछ उसके साथ ऊपर जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये सेक्टर एक मैसिव एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है। अनस्किल्ड लेबर से लेकर इंजीनियर्स तक सबको काम मिलता है। ये आंकड़ा साफ बता रहा है कि राज्य फिजिकली एक्सपैंड हो रहा है, नए एक्सप्रेसवेज, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर। और यही फिजिकल एक्सपेंशन सीधा टर्शरी यानी सर्विस सेक्टर को फ्यूल कर रहा है। अब एमपी सिर्फ एक खेती वाला राज्य नहीं है। सर्विसेज का डेटा देखिए, ट्रेड, होटल और ट्रांसपोर्ट सेक्टर 10.08% से ग्रो कर रहा है। फाइनेंशियल सर्विसेज 9.72% से बढ़ रही हैं। ओवरऑल सर्विस सेक्टर स्थिर भाव पर नियरली 10.87% की स्पीड पकड़े हुए हैं। ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और ये स्पीड सीधे तौर पर स्टेट के अर्बनाइजेशन का सबूत है। जब होटल्स और ट्रांसपोर्ट डबल डिजिट में बढ़ते हैं तो इसका मतलब टियर 2 और टियर 3 सिटीज एक्सपैंड हो रही हैं, टूरिज्म बढ़ रहा है। और जो आपने फाइनेंशियल सर्विसेज की बात की ना, 9.72%, हाँ, ये सीधा फाइनेंशियल इंक्लूजन दिखाता है। गांव-गांव में यूपीआई चल रहा है, माइक्रो फाइनेंस पहुंच गया है। जो लोकल बिजनेस पहले सिर्फ कैश में होता था, अब बैंकिंग चैनल के अंदर आ गया है, जिसे फॉर्मलाइजेशन कहते हैं। तो इससे डेटा ट्रैक होने लगा है और इसलिए नंबर्स और बड़े और क्लियर दिख रहे हैं। एग्जैक्टली। वाह। तब एक काम करते हैं, उन श्रोताओं के लिए जो शायद इस वक्त किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं
या बस एक क्विक समरी चाहते हैं किसी आगे के डिस्कशन के लिए, मैं इस पूरे डीप डाइव के मैं बुलेट पॉइंट समराइज कर देता हूँ। बस 5 बातें याद रखने लायक हैं। बिल्कुल क्विक रिवीजन हो जाएगा। नंबर 1, राज्य की रियल ग्रोथ रेट जो स्थिर भाव पर है और सबसे ऑथेंटिक है, वो 8.04% है। नंबर 2, इस स्थिर भाव का बेस ईयर 2011-12 है। नंबर 3, पर कैपिटा इनकम बड़ी छलांग लगाकर करंट प्राइसेस पर 1,69,050 रुपए हो गई है। नंबर 4, इकोनॉमी का सबसे फास्ट इंजन कोई आईटी या फैक्ट्री नहीं बल्कि फिशिंग और एक्वाकल्चर है, जो 15.81% पर ग्रो कर रहा है। और नंबर 5, ट्रेडिशनल क्रॉप्स की ग्रोथ ऑलमोस्ट रुककर 0.57% पर आ गई है, जो इस स्ट्रक्चरल शिफ्ट का सबसे बड़ा प्रूफ है। परफेक्ट। इस क्विक रिवीजन ने पूरी चर्चा का असर एक जगह ला दिया। अगर मैं इस पूरी कहानी का सार निकालूं तो एमपी एक स्टेट इन ट्रांजिशन है। हमारी इकोनॉमी अब सिर्फ गेहूं सोयाबीन के भरोसे नहीं बची। ये सर्विसेज और एग्री डाइवर्सिफिकेशन के 2 इंजन पर चल रही है। जो भी आगे फ्यूचर की जॉब्स या इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज देख रहा है, उसके लिए हिंट एकदम क्लियर है। और वही बात हमें इस डिस्कशन के एंड में एक बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट पर ले आती है, जिस पर हमारे लिसनर्स आराम से सोच सकते हैं। आज हमने देखा कि कन्वेंशनल फसलों की ग्रोथ धीमी हो गई है, जबकि मछली पालन और डेयरी जैसे अलाइड सेक्टर्स कंप्लीटली बूम कर रहे हैं। हाँ, तो ऐसे में सवाल उठता है कि आज से 10 या 15 साल बाद मध्य प्रदेश में किसान की एक्चुअल डेफिनेशन क्या होगी? क्या फ्यूचर का किसान वो होगा जो खेत में ट्रैक्टर चला रहा है, या फिर हम उसको एक एक्वाकल्चर या डेयरी एंटरप्रेन्योर के रूप में देखेंगे, जो शायद डेटा और टेक्नोलॉजी यूज करके रूरल इकोनॉमी को ड्राइव कर रहा होगा? ये एक बहुत ही प्रोफाउंड क्वेश्चन है और इसी में फ्यूचर का ब्लूप्रिंट भी है। बिल्कुल। तो इसी सोचने वाले सवाल के साथ आज के इस डीप डाइव को यहीं रोकते हैं। इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के पीछे की इतनी आसान और दिलचस्प कहानी निकालने के लिए आप सभी का शुक्रिया।